स्वागत है एक बार फिर से बच्चों आपका श्री राम ऑनलाइन क्लास में। तो चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल नंबर है 1.5 और बुक का जो पेज नंबर है वो है 14। ये अपना पेज नंबर है बुक का। तो एग्जाम्पल जो है कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। तो ये मान लो अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में गिर रहा है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस की ओर आएगा। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर और ये अपने को दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। फिर ये कह रहा है क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, मतलब कि विद्युत क्षेत्र इतना ही रखना है, इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उस दिशा को बदल रहा है, यानी कि जैसे अपने पहले जो है शो कर रखी है नीचे से ऊपर की ओर, अब माना विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो गई तो किधर हो जाएगी, ऊपर से नीचे की ओर। और जो परिमाण है विद्युत क्षेत्र का वो उतना ही है, कर दी जाती है। अब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। अब जो है इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई प्रोटॉन गिरता है, ओके, और दूरी इतनी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना करो। और फिर ये कह रहा है इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से भी तुलना करनी है। एक तो दोनों स्थितियों में जो गिरने में समय लगा, इलेक्ट्रॉन का समय मैं मान लेता हूं टी और प्रोटॉन का समय मैं मान लेता हूं टीपी। तो ये अपने को दोनों समय ज्ञात करने हैं। तो देखो इधर समय ज्ञात करना है, जब जो इनका प्रारंभिक वेग है वो है अपने पास 0 और इसका भी प्रारंभिक वेग है अपने पास 0। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गिर रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें जो त्वरित कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र है। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल या किसी आवेश पर लगाया गया बल इतना होता है। क्योंकि आवेश अपने पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है तो मैं उसको ई से डिनोट कर देता हूं। और त्वरण जो है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, F = ma, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, दोनों को बराबर रखा तो ma बराबर अपने पास आ गया E, यानी कि यहां से त्वरण जो है वो आ जाएगा E/m। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, यहां नोट करते हैं इसको। अगर अपने को त्वरण ज्ञात करना हुआ तो हम इस फॉर्मूले से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं दोनों के लिए। कैसे? इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं Ae और यहां हो जाएगा Me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये त्वरण हो जाएगा। इसी तरह से प्रोटॉन के लिए अगर अपने करते हैं तो फिर अपने यहां पर सिर्फ P आ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दोनों का सेम है, आवेश दोनों का सेम होता है, तो सिर्फ द्रव्यमान ही चेंज होगा, ओके। तो इस तरह से ये अपने त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो अब अपने को ज्ञात करना है, किधर गया, ये रहा। अब उसके बाद अपने को ज्ञात करना है समय। तो देखो त्वरण अपने को मिल चुका है इन तरीकों से, ठीक है। प्रारंभिक वेग अपने पास है, अंतिम वेग अपने पास नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो गति की 3 समीकरणें होती है, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो समय ज्ञात करने के लिए थर्ड इक्वेशन का यूज नहीं किया जा सकता, बची सिर्फ 2। फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास अंतिम वेग नहीं है, इसका अंतिम वेग अपने को नहीं पता, अगर पता होता तो यहां से इजीली हम ज्ञात कर पाते। लेकिन यहां देखो विस्थापन कितनी दूरी तय की दी हुई है, प्रारंभिक वेग क्या है 0, समय फिर ज्ञात करना है, ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा। त्वरण अपने यहां से लिख लेंगे और समय ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हम गति की दूसरी समीकरण से इसको आगे हल कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो देखो तो गति की दूसरी समीकरण से s बराबर हो जाएगा ut + 1/2 at²।
u बराबर है 0, s बराबर है h, 0 इंटू टी 0, बचा सिर्फ 1/2 इलेक्ट्रॉन के लिए Ae और समय Te का स्क्वायर। तो यहां से Te स्क्वायर बराबर अपने पास आ जाएगा 2h अपॉन Ae। अब Ae का जो मान है यहां रख दो, तो अपने पास ये आएगा कुछ Te स्क्वायर बराबर 2h अपॉन Ae की जगह E और साथ में m चला जाएगा ऊपर। तो देखो जो टी स्क्वायर है इतना, तो यहां से अपने पास टी बराबर क्या आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए, रूट किसका 2hm अपॉन ई। कुछ इस तरह से h हाइट दोनों की जो गिर रहे हैं दूरी तय की है सेम है, m द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं E लगा दूंगा, प्रोटॉन के लिए मैं P लगा दूंगा। ओके, तो इस तरह से अपने इनका समय ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने पास। तो टीई अपने को मिला, टीई बराबर 2HME अपॉन ई का रूट हो गया। तो टीई बराबर आ जाएगा 2 अपने पास है ही, h की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 अपॉन ई की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और विद्युत क्षेत्र अपने को दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 4। तो इस तरह से टीई जो है ये आ गया। अब देखो इधर 2 से अपने पास 2 कैंसिल हो रहा है, तो टीई बराबर अपने पास क्या आया, रूट 1.5 इंटू 9.1 अपॉन 1.6, और 10 की पावर को काउंट करते हैं तो देखो कितनी हो जाएंगी, ऊपर 31 माइनस और माइनस के 2 हैं तो 10 की पावर -33 हो गया, और अपॉन में 10 की पावर 19 प्लस माइनस के हैं तो 15 हो गया। ठीक है, इसको अपने -15 ऊपर चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस, देखो 33 में से 15 घटेंगे क्योंकि प्लस का हो गया तो 18 आ जाएगा अपने पास 18, 10 की पावर -18। अब उसके बाद टीई बराबर, अब जरा कैलकुलेशन टफ है करनी पड़ेगी। अब कॉमन सेंस की अगर बात करें तो 1.5 है 1.6 है, अप्रॉक्स इसको अपने काट सकते हैं, ठीक है अप्रॉक्स, लेकिन ऐसा करना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। और अगर मैं इसको सिर्फ 9 मानूं तो इसका रूट आ जाएगा 3, तो रफ आंसर अपने पास क्या आया 3 इंटू 10 की पावर। अब देखो -18 का भी रूट करोगे तो क्या आएगा 10 की पावर -9 सेकेंड। ये रफ आंसर है, एक्चुअल आंसर नहीं है। चेक करते हैं क्या है अपने पास। तो हाँ ठीक है बिल्कुल, तो अपना जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो 3 नहीं है, वो है 2.9, यानी कि लगभग अपने सही थे। तो इस तरह भी हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगा समय। अब चलते हैं प्रोटॉन को गिरने में लगा समय ज्ञात करते हैं। तो देखो सेम यही फॉर्मूला है, बस आपको पता ही है ME की जगह MP करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहां कर देता हूं, तो TP बराबर हो जाएगा रूट 2HMP अपॉन EE। तो TP बराबर रूट 2HY 1.5 इंटू 10 की पावर -2। मास ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। कुछ इस तरह से इसको हटाते हैं एक बार। अब देखो अपॉन में E वही होता है चार्ज 10 रेज़ टू पावर -19, और E जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4। तो 2 से 2 कैंसिल, तो अप्रॉक्स अगर अपने चाहें 1.6 से 1.67 भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन करना नहीं है। तो रूट के अंदर 1.5 इंटू 1.67 अपॉन 1.6 इंटू नीचे है 10 की पावर -19 प्लस 4, वही सेम -15
और ऊपर अब की बार चेंज है क्योंकि यहाँ -27 है, वहां 31 था, 4 पावर का डिफरेंस होगा। तो 27 और 2 29 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, -15 ऊपर गया, प्लस का हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, 10 की पावर -14। तो कुछ इस तरह से अपने को मिला। तो टीपी अपने पास आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे और 10 की पावर -14 का हो गया -7 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1.3। ओके एकदम। तो ये आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट नोट्स से देख करके लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि न्यूमेरिकल को कैसे हल करना है। कैलकुलेशन आपको रफ कॉपी में खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन। अभी हाँ, एक चीज और है इसमें, ये कह रहा है कि इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना करो। अब पहले इस बात को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, मुक्त पतन क्या होता है, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये डस्टर, अगर मैं इसको नीचे गिराता हूं तो ये, यदि ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ही नीचे गिरे तो इसका जो गिरना है वो मुक्त पतन कहलाता है, जिसको अपने फ्री फॉल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मुक्त पतन क्या है, किसी वस्तु का केवल गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ही गिरना। अब देखो, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हर एक चीज के लिए इसकी वैल्यू ये है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे निर्भर नहीं करता, तो अपने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इसका जो मान आया है वो कुछ इस तरह से होता था, G = √Gm/r²। रूट मेरे ख्याल से नहीं था, तो Gm/r²। चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gmm/r² या कैपिटल आर लिख दो, और F mg भी होता है, mg को यहां रखो तो m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो G आया Gm/r²। ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता था, पृथ्वी की त्रिज्या होती थी, और इसका मान अपने 6.67 × 10⁻11 होता था। तो वस्तु के द्रव्यमान पर ये गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखो, तो अगर मैं यहां पर इनका त्वरण ज्ञात करूं, जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि इसके लिए समय 10 की पावर -9 सेकंड है, उसके लिए 10 की पावर -7 था, बहुत कम समय है। यानी कि अगर समय बहुत कम है तो त्वरण बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई वस्तु फुल स्पीड से जा रही है तभी तो उसका जो समय है कम है और त्वरण क्या है, ज्यादा है। नहीं तो फिर कैलकुलेशन अपने पास होती है, उससे भी अपने कर सकते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि यहां से त्वरण A बराबर अपने को मिला E/m। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण ज्ञात करूं तो वो मेरे पास आएगा, E का मान 1.6 × 10⁻19, और E का जो मान होता है, सॉरी दे रखा है अपने को 2 × 10⁴ अपॉन me है 9 × 10⁻31। तो जरा देखो, ये अपने पास आ गया 16 × 2 3.2 अपॉन 9.1 × 10⁻19 और 4 माइनस के 15 और ऊपर गया प्लस का 31 और माइनस का गया तो प्लस का हो गया, तो माइनस के 15 और प्लस का 31 यानी कि प्लस का 16। तो जरा खुद सोचो त्वरण कितना ज्यादा आ रहा है, 10 की पावर 16, ठीक है। इसी तरह से प्रोटॉन का भी त्वरण निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्वरण जो है बहुत ज्यादा आएगा। ओके, बाकी देखते हैं रिजल्ट। हाँ, कह रहे हैं कि उपयुक्त दोनों अवस्थाओं में त्वरण AE तथा AP के मान गुरुत्वीय त्वरण G की तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अतः गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना गया है। तो ये था अपना एग्जाम्पल 1.15। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर 1.16। तो एग्जाम्पल 1.16 क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक 1.16 और बुक का पेज नंबर है अपने पास 14। तो स्टूडेंट जो मेन बात है, एग्जाम्पल जो है वो कॉपी में करने जरूरी है। क्यों जरूरी है,
इस साल पेपर हुआ, लास्ट साल हुआ, हर साल होते हैं, तो हर एक पेपर में एग्जाम्पल जो है जरूर आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 95% एग्जाम्पल ही होते हैं, इसलिए ये कंपलसरी है। और रहे बुक के जो अनसोल्ड है उनको आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो, डेली 1-2 क्वेश्चन करते हो, उनको फेयर में करने की कोई जरूरत नहीं। फेयर के अंदर अपने सिर्फ होना चाहिए एक तो प्रॉपर नोट्स, ठीक है, नोट्स जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसके जो है रिवीजन, रिवीजन का मतलब उसके 10, 15, 20 जो भी फॉर्मूले हैं उनको लिख लो ताकि न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना आए, और फिर उनके न्यूमेरिकल। तो इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब देखो ये कह रहा है एक 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर, तो आवेश अपने को दे रखा है Q बराबर 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम, आवेश पर 2.25 न्यूटन 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इतना बल कार्य कर रहा है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कोई आवेश Q है, इस पर बल लग रहा है। मैं मान लेता हूं कि बल उधर की ओर लग रहा है, माना, ये दिया हुआ नहीं है, मैंने माना है, माना इस पर इस दिशा में बल 2.25 न्यूटन लग रहा है। तो ये कह रहा है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना कि यहां कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, तभी तो उस पर बल लगा उधर की ओर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र, बल, आवेश और ये सब दे रखे हो तो बल कितना अनुभव करेगा। बल बराबर होता है QE। दो ही फॉर्मूले हैं बल के इस चैप्टर के अंदर, एक KQ1 Q2 अपॉन R² और दूसरा है F इक्वल्स टू QE। विद्युत क्षेत्र दे रखा हो तो बल इस तरह से ज्ञात होगा, दो आवेश दे रखे हो, दूरी दे रखी हो तो बल KQ1 Q2 अपॉन R² से ज्ञात होगा, ठीक है। तो E बराबर आ गया अपने पास F अपॉन Q, यानी कि 2.25 अपॉन, और जो आवेश है वो है 5 इंटू 10 की पावर -4। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये अपने पास आया 2.25 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर +4 हो गया, नीचे से ऊपर चला गया, तो इसको डिवाइड कर लो। 0.5 का 20, क्या बचा, 2 और 5 25, यानी कि 0.45 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। आप चाहो तो यहां तक भी रख सकती हो, और अगर और आगे डिटेल में करना चाहो, डिटेल का मतलब कुछ नहीं है, पॉइंट को उधर खिसकाना है, तो ये अपने पास हो गया 4.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा अब अपने पास 3 न्यूटन। तो कुछ इस तरह से बल ज्ञात हो जाएगा। तो ये था अपने पास न्यूमेरिकल नंबर, सॉरी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ध्यान रखना इन चीजों का, ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं इनसे अपने मार्क्स कट जाते हैं। तो मात्रक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उस हिसाब से। अभी ये गलत हो जाता अगर न्यूटन रहता तो E बराबर इतना आ गया। तो ये था अपना एग्जाम्पल 1.16। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की और 1.17। अब 1.17 क्या कह रहा है, इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल, वो टोटल 20 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो है मेरे ख्याल से 13, 14 और 15, ये थोड़े से आपको टफ लगे होंगे, कैलकुलेशन भी टफ है, कंसेप्ट भी थोड़ा सा जो है पहले चैप्टर के जो बेस है उसके हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 1.17 में ये कह रहा है, और बुक का पेज नंबर जो है वो 15 है ही, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति। सबसे पहले तो यही कंफ्यूज हो गए कि ये आयताकार निर्देशांक पद्धति क्या है, तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है वही है, और अपने को कुछ नहीं जानना। एक्स अक्ष हो गया, और ये इसका हो गया वाई अक्ष, और ये अपने पास वाई डैश हो गया, और ये अपने पास एक्स डैश अक्ष हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश है, और प्रत्येक 10 की पावर -8 कूलाम का है। मैं मान लेता हूं कि पहला जो है
वो 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का है और दूसरा भी 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का ही है, तो मैं दोनों को Q कह सकता हूं क्योंकि दोनों जो है धनावेश है और दोनों का जो परिमाण है वो भी समान है। क्रमशः बिंदु प्लस 0.1 और 0 पर, तो यहां मैं मान लेता हूं जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट है 0.1 और 0, एक्स अक्ष पर है तो y 0 ही होगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट है माइनस 0.1 यानी कि जस्ट इधर, ये है माइनस 0.1 और 0 यहां पर रखा है। ठीक है, तो फिर ये कह क्या कह रहे हैं, क्रमशः बिंदु इतने इतने पर स्थित है। ठीक है, यहां पर मैं मान लेता हूं Q2 को रख दिया जो उतना है ही, यहां Q1 को रख दिया। फिर कह रहे हैं निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। तो बिंदु देखते हैं, ये टोटल है 3 है। ओके, टाइम लगेगा थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। तो पहला बिंदु जो है ए पार्ट कहां कह रहा है अपने को, मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु या ओरिजिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो ही होता है कोऑर्डिनेट 0 0। यहां पर देखते हैं कितना विद्युत क्षेत्र आता है अपने पास। तो देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ, ये अपने पास मूल बिंदु है। ठीक है, इस मूल बिंदु पर दूरी जो है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। ठीक, जितना विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर Q1 के कारण होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर Q2 के कारण होगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ एक आवेश के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर। किन चीजों पर निर्भर करता है, आवेश की वैल्यू पर और दी हुई दूरी पर। तो दूरी भी अपने पास सेम 1 1 मीटर है, सेंटीमीटर चेक करते हैं 0.1 मीटर। ओके, तो दूरी ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, दोनों आवेश भी परिमाण में समान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि जितना ये विद्युत क्षेत्र यहां डेवलप करेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र ये भी डेवलप करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा क्योंकि प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाता है, उसका विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर होगा। तो ये तो है नहीं, विद्युत क्षेत्र आया और काट दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि O पर दोनों विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल आंसर था। तो सेकंड में चलते हैं, बी बिंदु के लिए क्या कह रहा है देखते हैं। फिर कह रहा है x बराबर 0.2 मीटर कॉमा y बराबर 0 मीटर पर। ठीक है जी, अब देखो x बराबर 0.2 मीटर, तो प्लस की बात है, प्लस ही है तो इधर ही होगा, इसके इक्वल यहां अपना वो बिंदु है, मैं मान लेता हूं इसको, नोट्स के हिसाब से चलते हैं, P नाम दे रखा है, तो ये बिंदु अपने पास P आ गया। ठीक है, अब जरा आप सोचो कि इस Q2 आवेश के कारण, क्योंकि Q2 आवेश जो है वो एक धनावेश है और Q1 भी जो है वो भी एक धनावेश है, Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, मैं उसे E2 मान लेता हूं, Q2 E2। इसी तरह से Q1 के कारण भी विद्युत क्षेत्र यहां पर किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, तो मैं उसको E1 मान लेता हूं। ठीक है, देखो अपने मूल बिंदु की बात नहीं हो रही है, बिंदु P पर चल रहे हैं, तो इसके कारण भी वहां पर बाहर की ओर होगा और इसके कारण भी वहां पर बाहर की ओर होगा। तो बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो ज्ञात करते हैं पहले E1, इसको करते हैं इरेज। तो देखो E1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो देखो हो सकता है, इधर ध्यान दो सभी एक बार, हो सकता है कि मैं देखो अब आपको जो समझा रहा हूं तो उस टाइम नोट्स नहीं होते हैं मेरे पास,
ठीक है। नोट्स को साइड में रख के डायरेक्ट मैं अपने तरीके से इसको करवाता रहता हूँ। हो सकता है नोट्स में आपने यहाँ R1 की जगह कुछ और लिखा हो, वो बातें वो भी सही है, ये एक समझाने का सिस्टम है, ये अपनी जगह सही है, ठीक है। आंसर से मतलब है अपने को, तरीके से मतलब है वो एग्जैक्ट होगा। k की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। q1 की वैल्यू कितनी है, दे रखा है 10 की पावर -8 अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब देखो हमने इसके कारण ज्ञात किया, तो यहां से लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज, और इसी को मैंने R1 नाम दे दिया है। तो देखो ये 0.1 दूरी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। 0.1 ये, 0.1 ये और 0.1 ये, यहां गलती हो जाती है। कैसे कि सर बिंदु P जो है उसके कोऑर्डिनेट तो 0.2 और 0 है, ठीक है। तो सर 0.1, 0.1 और 0.2 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसके कोऑर्डिनेट मूल बिंदु से है। अगर ये 0.2 है तो ये O से 0.2 है, यहां से नहीं है। अगर मैं इसको भी ऐड कर रहा हूं तो फिर मैं यहां से लेकर यहां तक इसके लिए ऐड नहीं कर सकता। तो अगर चलो अपने डायरेक्ट करते हैं, यहां से यहां कितना है 0.2, यहां से यहां कितना है 0.1, टोटल कितना हो गया 0.3। तो ये अपने पास आ गया 0.3 का स्क्वायर। बात आई समझ, दूरी कैसे फाइंड आउट की, बराबर सॉल्व कर लो इसको। 9 गुणा 10 की पावर कुछ भी नहीं, सॉरी 1, क्योंकि 10 की पावर -8 है, 9 -8 1 बचा अपने पास। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत गलती होती है यहाँ पे सर 0.9 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बड़े ध्यान से कर ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 0.3 इंटू 0.3 कितना होगा, 3 इंटू 3 9, पॉइंट कितने अंकों बाद लगेगा, एक और एक, 2 अंकों के बाद, तो 0.09 होगा। ध्यान रखना इन चीजों का। तो 0.09। अब देखो पॉइंट हटाओ और 100 लिखो, तो 9 से 9 कैंसिल, रिजल्ट क्या आया 10 की पावर 3। विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम। ये विद्युत क्षेत्र आया इस चार्ज के कारण बिंदु P पर। इसी प्रकार E2 बराबर कितना होगा, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी है अपने पास, अब देखो अब जो दूरी है वो सिर्फ ये इतनी सी है, और ये इतनी सी दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी 0.2, यहां से यहां 0.1, तो फिर ये क्या बचा 0.2 माइनस 0.1 बराबर 0.1। आई बात समझ। तो यहां लिख देंगे 0.1 का स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूले फंडा, 9 इंटू 10 की पावर, वही सेम सिस्टम, एक हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर, यहां भी कंफ्यूजन सर 0.1 लिख दो, नहीं ऐसा नहीं होता। 0.1 को 0.1 से गुना करो, कितना आएगा, एक ही आएगा, लेकिन 0.1 और 1 2 अंकों के बाद तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 0.01 पॉइंट हटा 100 आया। तो अब यहां तो कुछ भी नहीं है, तो इसको तो हटा ही दो फिर। 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र आया E2। अब कुल विद्युत क्षेत्र जो है वो दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक है, ठीक है। तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, E1 और E2 को, तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 की पावर 3 प्लस 9 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 एलसीएम, सॉरी वो कॉमन, 1 प्लस 9 यानी कि 10, 10 गुणा ये कुछ ऐसे, तो 10 की पावर 4 न्यूटन पर